जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी पुस्तक हिस्ट्री से कुछ टॉप 25 एमसीक्यू, जिसका ये पार्ट तीसरा होगा। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप हिस्ट्री में एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज़ में जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो यूपीएससी, पीसीएस, सुपर टेट, सी टेट और साथ ही साथ विभिन्न स्टेट टेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों में कुछ तर्क हैं और इन तर्कों में वो कौन कौन से शामिल करते हैं उनको हम बात करेंगे। यानी कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ उसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, जैसे नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। तो बहुत सारे तर्क इसमें शामिल होते हैं, जिनमें ये तीनों ही शामिल होते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3। अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं? गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, पत्थरों के बड़े चबूतरे। तो कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है कि गोलाकार सजाए हुए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर, जिसको महापाषाणिक सभ्यता भी कह दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। बर्तनों को किस नाम से जाना जाता है? काले लाल मिट्टी के बर्तन, हरे नीले मिट्टी के बर्तन, सुनहरे मिट्टी के बर्तन या भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, काले लाल मिट्टी के बर्तन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है। ये बिल्कुल सही बात है। जो अमीर होता था वो अमीर वाले यानी कि धनी, यानी कि महंगे महंगे सामानों को अपने साथ रखता था, मतलब उसके परिवारों द्वारा रख दिया जाता था। और जो गरीब परिवार के लोग होते थे उनके साथ गरीबी वाले या छोटे मोटे सामान दफना दिए जाते थे। कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। बिल्कुल सही बात है। कब्रों पर गोलाकार चट्टानें और खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए गए ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें। और कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाता था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखें। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए, इनाम गांव जो है कि सामान्यतः महाराष्ट्र में पाया जाता है और ये घोड़ नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलें। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खगोल से, व्याकरण से, चिकित्सा से, गणित से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिकित्सा से संबंधित चरक संहिता है और इसके जो है कि प्रवर्तक भी चरक ही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? सही उत्तर का चयन कीजिए। ऋग्वैदिक, यजुर्वैदिक, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। तो 2, 3, 4, 5 ध्यान दीजिएगा। दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है। अब आप कहेंगे सर कि एक क्यों नहीं है? तो देखिए, एक भी है, लेकिन इस कूट के अनुसार अगर हम देखेंगे तो डी ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। 2, 3, 4, 5, क्योंकि वैदिक ग्रंथ में आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चारों ही आते हैं। साथ ही साथ इनकी उपसंहिताएं जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ये सभी आते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। वैदिक कालीन वर्ण विभाजन और वर्ण आधारित कार्य विभाजन। तो ये देखना बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसे कि अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो वो यज्ञ करते थे, शूद्र की बात करें तो वो जो है कि आपकी सेवा करते हैं, विश्व की बात करें जो वैश्य होते हैं वो व्यापार करते हैं, और क्षत्रिय की बात करेंगे तो वो रक्षा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है जहाँ पर महिलाओं की स्थिति में लगातार गिरावट देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो दिए गए कूट में से सही उत्तर पहचानिए। तो बी ऑप्शन सही है कि ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन इसका कोई सही स्पष्टीकरण नहीं किया गया यहाँ पे, क्योंकि शूद्रों का होना और यज्ञों का जो है कि या वेदों का अध्ययन करना, दोनों में ही कोई समानता नहीं दिखती है। अगले प्रश्न की ओर चलें। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार रखता था। शूद्रों को अछूत माना जाता था।
सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। तो देखिए वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो सामान्यतः इसको ऋग्वेद काल से संबंधित समझते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला और तीसरा, शूद्रों को जो है कि अछूत माना जाता था, ये बात जो है कि यहाँ पे सही नहीं होगी। अगले प्रश्न की ओर चलें। पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों को की कई बस्तियों की खुदाई की है और ये जनपदीय बस्तियां या बस्ती निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मिली हैं? पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ, अतरंजी खेड़ा, एटा। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 2 3 यानी डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। वेद संख्या में 4 हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जो कि क्या करता है, जिसके मतलब जो पाठ करने वाले होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? होर्त कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। महाजनपदों की कर प्रणाली, टैक्सेशन प्रोसेस की बात कर रहा है, के संदर्भ में विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उस पर जो है कि हमें सही उत्तर देना है। प्रायः उपज का 1/3वां हिस्सा के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे भाग कहा जाता है, और कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। तो बी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन गलत है, इसलिए आपका बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में फिर से विचार करना है। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन आखेटक और संग्राहक को भी कर देना पड़ता था, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत होने की वजह से ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बहुत आसान प्रश्न है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर। महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए, उसमें कौन सा कथन सही है, इसकी पहचान करनी है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण करना शुरू कर दी थी। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जब धान की रोपण विधि का प्रयोग किया गया और लकड़ी की जगह यानी हल के जो फाल थे अब लोहे के बनने लगे, इससे कृषि की उत्पादकता में एक आमूल परिवर्तन आया, आमूलचूल, जिसकी वजह से जो है कि खाद्यान्न संकट कम होने लगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, इसकी पहचान कीजिए। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि वर्तमान में गंगा और सोन नदियों का मिलन पटना में होता है और पटना यानी पाटलिपुत्र मगध की राजधानी भी रही है। इसका मतलब दोनों ही नदियां मगध में थी और इसका एक हिस्सा जंगल से भरा हुआ था, जो मगध को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था। अगले प्रश्न की ओर चलें। कौन मगध का शासक नहीं था? तो देखिए बिंबिसार भी हैं और अजातशत्रु भी हैं, महापद्मनंद भी हैं, लेकिन प्रसेनजित जो है कि मगध के शासक नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर चलें। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसकी पहचान कीजिए। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। सभी सूक्तों की बात हो रही है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, यह गलत है, क्योंकि इसमें कुछ सूक्तों की रचना महिलाओं के द्वारा की गई है, जिसमें विदुषी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा ऐसी महिलाओं का जिक्र भी देखने को मिलता है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? क्या कह रहा है? सबसे कम। सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना, ब्यास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि गंगा और यमुना का सबसे कम बार प्रयोग हुआ, सबसे कम प्रयोग हुआ, और सबसे अधिक जो प्रयोग हुआ है वो सरस्वती का प्रयोग हुआ है, और सरस्वती को ये लोग सबसे पवित्र नदी मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करवाना है कि संस्कृत भाषा को कौन बोलता था, पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा कौन थी, मलयालम या मध्य भारत की। तो देखिए अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो पूर्वोत्तर भारत का तो आप समझ सकते हैं, जो तिब्बत बर्मा भाषा परिवार हो जाएगा। मलयालम यानी दक्षिण का द्रविड़ भाषा परिवार हो गया, और साथ ही साथ संस्कृत जो भाषा बोली जाती है वो कहीं ना कहीं भारत यानी कि ये भारोपीय हो जाएगी, भारत यूरोपीय भाषा का परिवार, और मध्य भारत की भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार होगी।
अगले प्रश्न की ओर चलें। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, लड़ाइयाँ जमीनों के लिए भी लड़ी जाती थी, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। केवल वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। सी वाला ऑप्शन गलत है कि केवल सरदारों और पुरोहितों में ही नहीं, सैनिकों में भी बांटी जाती थी। अगले प्रश्न की ओर चलें। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। तो ऐसा प्रश्न नहीं है, मतलब बी वाला जो है कि गलत हो जाएगा, अर्थात इस आधार पे पहला स्टेटमेंट सही होगा और ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कौन सा शब्द या कौन सा नाम ऋग्वेद में हमें मिलता है? सही उत्तर की पहचान कीजिए। पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष। तो हमें तीनों ही मिलता है। यहाँ पे पुरु भी मिलता है, भरत का भी मिलता है और यदु का भी मिलता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? शत्रु, विरोधी, अरि, दस्यु। तो आर्य लोग अपने विरोधियों को अर्थात अनार्यों को किसको कहते थे? अनार्य लोगों को दस्यु कहा जाता था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दस्यु। तो ध्यान दीजिएगा, शत्रु मत लगा के आ जाइएगा, दस्यु ही इसका सही आंसर होगा। तो ये थे टॉप 25 MCQs जो पार्ट 3 था, और जल्दी ही आपके सामने हम पार्ट 4 लेके आएंगे, क्योंकि क्लास 6 के NCERT पुस्तक में हमने न्यू हिस्ट्री यानी न्यू NCERT और ओल्ड NCERT दोनों को ही समाहित करते हुए करीब 6 से 7 पार्ट में पूरे क्लास 6 के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया है। तो इसलिए इसके 6 से 7 पार्ट आएंगे, फिर क्लास 7 को हम लेकर आएंगे, और इसी तरीके से ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी के MCQs हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।